ए वर्दी ना जाने तुम्हारे इश्क में कितने बीमार बैठे हैं, हजारों शहीद हुए लाखों तैयार बैठे हैं, लाखों तैयार बैठे हैं। अब जो हम यही अभ्यास पेपर सेट करवाने वाले हैं और जितना भी क्वेश्चन रहेगा सबको हम उससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन बनेगा सबको हम डिस्कस करवाते हुए चलेंगे। तो चलिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा आप लोगों को कि 32 डिग्री फ़ारेनहाइट डैश डिग्री सेल्सियस के बराबर होते हैं। तो देखिए आप होता क्या है, जब भी आपको फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में बदलना रहेगा और कभी सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए दे दे तो ध्यान रखिएगा फॉर्मूला हम बता रहे हैं C/5 बराबर F माइनस 32/9। ठीक है ना। C का मतलब हो गया सेल्सियस और F का मतलब हो गया फ़ारेनहाइट। ठीक है ना, इस पे बन जाएगा। तो देखिए जैसे यहाँ पे है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट दिया गया 32, मतलब F की जगह हम कितना बैठाएंगे 32। अब बताइए 32 माइनस 32 क्या हो गया 0, 0 में 10 भाग देंगे 0 ही होगा और यहाँ 5 भाग में है उधर क्या होगा गुना में तो 0, आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो जब भी ऐसा है ऐसा सवाल मत छोड़िएगा, इस सूत्र पे आप बना सकते हैं। आइए यहाँ पे दूसरा सवाल देखिए। दूसरा है डैश हड्डी मानव के टांग में पाया जाता है, कौन सी चारों में हड्डी है जो मानव के पैर में पाया जाता है। तो समझिए यहाँ पर फीमर हो जाएगा। ठीक है ना, काहे कि ह्यूमरस जो होता है यहाँ पाया जाता है रेडियस अंगूठा की तरफ, और जो अल्ना है जो कंगुड़िया इधर हड्डी गया है, इधर जो हड्डी गया है उसमें पाया जाता है अल्ना। ठीक है ना, एक हाथ में 30 हड्डी, इसमें भी 30 हड्डी, 60 हो गया। ठीक है ना, तो दोनों मिला कितना हो गया 60 हड्डी। यदि लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे लंबी हड्डी कौन सा है, यदि पूछा जाए सबसे लंबी मानव शरीर का सबसे लंबी हड्डी कौन सा होता है वो हो जाता है फीमर। लेकिन वही पूछ दे सबसे छोटी हड्डी, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ होता है कान में होता है, जिसका नाम होता है स्टेपिस। स्टेपिस। लेकिन यदि पूछ दे मानव शरीर के सबसे मजबूत हड्डी कौन सा होता है, यदि पूछा जाए मजबूत हड्डी, मजबूत हड्डी तब बोलना जबड़े की हड्डी, जबड़े की हड्डी। ठीक है ना, और हड्डी बना किसका होता है कैल्शियम और फास्फोरस का, कैल्शियम और फास्फोरस का बना होता है। इसीलिए यदि पूछा जाए सबसे अधिक मात्रा में धातु मानव शरीर में क्या पाया जाता है कैल्शियम पाया जाता है, क्या पाया जाता है कैल्शियम, और सबसे न्यूनतम में क्या पाया जाता है मैग्नीज पाया जाता है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट सब करवाएंगे, आप लोग जो है 1 सेकंड भी स्किप नहीं कर सकते हैं। आइए यहाँ पे यदि हम बात करें कि हड्डी के अंदर, हड्डी जो होता है मानव शरीर में जो ब्लड बनता है, हम लोगों में जो ब्लड बनता है हड्डी के अंदर ही बनता है, जो अस्थि मज्जा होता है, अस्थि मज्जा हड्डी के अंदर जाली जाली नुमा संरचना होता है, इसको हम बोलते हैं अस्थि मज्जा, इंग्लिश में बोन मेरो, वहां बनता है ब्लड। ठीक है ना। और यदि हम बात किया जाए ब्लड का कब्रिस्तान कौन होता है, वो होता है प्लीहा, एस्प्लीन या बोल सकते हैं तिल्ली। ठीक है ना, तो चलिए आगे चलते हैं। आगे है पत्तियों डैश के कारण हरी होती है, ये बताइए हरित लवक, पानी, जाइलम, प्रकाश, क्या आ जाएगा हरित लवक हो जाएगा, जिसको इंग्लिश में हम बोलेंगे क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है ना। जो पत्ती होता है, पत्तियां जो होता है, पत्तियों के अंदर बहुत सारा छिद्र होता है जिसको हम बोलते हैं रंध्र, ये छिद्र को बोलते हैं रंध्र। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पत्तियां जो होता है गैसों का आदान प्रदान या वाष्पो उत्सर्जन की क्रिया कहां से करते हैं, रंध्र से ही करता है। ठीक है ना। और रंध्र के अंदर क्या होता है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं हरित लवक। और इसके अंदर होता है क्लोरोफिल, क्लोरोफिल, और इसी हिंदी में बोलते हैं पर्णहरित, पर्णहरित। पेड़ पौधा जो हरा होता है क्लोरोफिल के कारण होता है। यदि ऑप्शन में क्लोरोफिल नहीं रहे तब क्या मानना है क्लोरोप्लास्ट। यदि आपसे पूछा जाए क्लोरोफिल के अंदर कौन सा तत्व होता है तो होता है मैग्नीशियम तत्व। जिस तरह हम लोगों का ब्लड जो लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण होता है, और हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है लोहा पाया जाता है, और वही लोहा के कारण कौन सा बीमारी धरता है। यदि पूछा जाए आपके खून की कमी से या आयरन की कमी से कौन सा रोग धरता है एनीमिया रोग, कौन सा धरता है एनीमिया रोग हो जाता है। अब देखिए जो जाइलम होता है, जाइलम का काम होता है जल का परिवहन करना, जाइलम का काम होता है जल का परिवहन करना। जो वृक्ष होता है, जो पेड़ पौधे होते हैं, यहाँ पे जल होता है, जल को यहाँ पे अवशोषित कौन करता है एब्जॉर्ब कौन करता है मूल रोम, मूल रोम करता है,
मूल द्रव। और उसके बाद किसको देता है, जाइलम को। तो जाइलम का काम होता है नीचे से ऊपर ले जाना। अभी क्वेश्चन पूछा है जाइलम जो होता है परिवहन कैसे करता है, एक दिशी करता है, नीचे से ऊपर की ओर जाता है, जो से जाइलम, जो से जल का परिवहन करता है। और यदि बात करें फ्लोएम का, फ्लोएम जो होता है फूड मतलब भोजन का परिवहन करता है, और जाइलम जल का परिवहन करता है। और जाइलम और फ्लोएम क्या है, एक संवहन उत्तक है, ठीक है ना। आइए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन ऊर्जा का अक्षय स्रोत है। अक्षय मतलब होता है क्षय होने वाला, जो क्षय नहीं हो, मतलब अ मतलब होता है नहीं, जो क्षय नहीं हो, नहीं हो मतलब जो पृथ्वी पे खत्म होने वाला नहीं है, पृथ्वी पे असीमित मात्रा में है, कहने को इंग्लिश में बोल सकते हैं अनलिमिटेड हो। अब दिमाग लगाइए, क्या अनलिमिटेड है, हवा, ठीक है ना। क्या हवा क्या है, नवीकरणीय ऊर्जा है, नवीकरणीय ऊर्जा। और नवीकरणीय ऊर्जा हम किसको बोलते हैं, जो इस पृथ्वी पे असीमित मात्रा में हो, जिसे हम पुनः उपयोग कर सकते हैं। लेकिन कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस में क्या आता है, एलपीजी और सीएनजी दोनों आता है, ये तीनों जो हो जाएगा और नवीकरणीय स्रोत हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, हवा क्या आ जाएगा, ऊर्जा का अक्षय स्रोत, ठीक है ना। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मछलियां डैश के द्वारा सांस लेती है। मछली सांस किससे लेती है, त्वचा से, गलफड़ा से, फेफड़ा से, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा, गलफड़ा, गिल्स हो जाएगा। मछली जो सांस लेते हैं गिल से लेता है। यदि हम बात करें त्वचा सांस कौन लेता है, त्वचा सांस लेता है केचुआ। ऐसे तो मेढक भी लेती है। देखो मेढक का जो होता है, मेढक का 3 अवस्था होता है। एक होता है टेडपोल अवस्था, एक होता है एडल्ट अवस्था, एडल्ट, और एक हो जाता है अनएक्टिव, समझ रहे ना, अनएक्टिव बोल सकते हैं, अनएक्टिव। जब वो छोटा होता है, मेढक का जो छोटा रूप होता है जिसको हम बोलते हैं टेडपोल अवस्था, उस समय सांस लेता है गिल्स से। जब मेढक पानी में रहता है सांस लेता है गिल्स से, और जब धरती पर आता है वो सांस लेता है फेफड़ा से, और जब धरती के अंदर जाता है तब लेता है त्वचा से सांस, समझ रहे ना। जब मेढक पानी में रहता है गिल से सांस लेता है, जब मेढक धरती पे आता है फेफड़ा सांस लेता है, और जब धरती के अंदर जाता है तो त्वचा सांस लेता है। और मेनली आप लोगों को ध्यान रखना, केचुआ जो होता है त्वचा से ही सांस लेता है। और फेफड़ा सांस कौन लेता है, फेफड़ा सांस लेता है स्तनपायी जीव, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मेमेलिया वर्ग। जैसे हम सब हो गए हैं, ठीक है ना, जानवर हो गया, ये सभी पक्षी हो गया, ये सभी कहाँ सांस लेता है, ये सभी जो होता है फेफड़ा सांस लेता है। यहाँ तक कि डॉल्फिन, आप नाम सुनेंगे डॉल्फिन का, डॉल्फिन भी कहाँ सांस लेता है, फेफड़ा से ही सांस लेता है, ठीक है ना। आइए, इनमें से कोई नहीं यहाँ पे है, बाकी आगे चलिए। आगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होगा। देखिए कैल्शियम मतलब क्या होता है, Ca, और हाइड्रोक्साइड का मतलब क्या होगा, OH, CaOH होल 2। तो कैसे आता है, कैल्शियम का परमाणु संख्या क्या होता है, 20 होता है। यदि इसको हम तोड़ते हैं तो 2 8, इसका ट्रिक होता है 2 8 8 2, ठीक है ना, 2 8 10 8 18 2 20, लास्ट में कितना आ रहा है 2, इसलिए 2 हो जाता है। इसके लिए अलग स्पेशल क्लास हम लाएंगे, इसको रहने दीजिए। तो क्या आ जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब देखिए होता क्या है, कुछ फार्मूला इंपोर्टेंट हम लिख देते हैं, इंपोर्टेंट फार्मूला। इसे बोलेगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो फार्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा CaSO4 इंटू हाफ H2O, ठीक है। यदि पूछा जाए चूना पत्थर, या पूछा जाए खड़िया, संगमरमर, इस सभी का फॉर्मूला पूछा जाए क्या जाएगा, CaCO3। यदि पूछा जाए, देखिए यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये किसका फॉर्मूला है, बुझा हुआ चूना का, बुझा हुआ चूना। यदि पूछेगा बताइए बिन बुझा हुआ चूना फॉर्मूला क्या होता है, बिना बुझा हुआ चूना, जिसको हम कली चूना भी बोलते हैं, कली चूना। इसका फॉर्मूला हो जाएगा CaO
O। यदि आपसे पूछा जाए कि बताइए ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, इसका हो जाएगा C6H12O6। यदि बोलेगा बताइए चीनी का फॉर्मूला क्या होता है, इसका हो जाएगा C12H22O11। यदि वही पूछा जाए बताइए धोने का सोडा फॉर्मूला क्या होता है, धोने का सोडा फॉर्मूला हो जाएगा Na2CO3 इंटू 10H2O। यदि पूछा जाए खाने का सोडा फॉर्मूला क्या होगा, खाने का सोडा, तो खाने का सोडा फॉर्मूला आ जाएगा NaHCO3 इंटू 10H2O। यदि पूछा जाए ग्लोबल साल्ट या लवण पूछेगा, इसका फॉर्मूला आ जाएगा Na2SO4 इंटू 10H2O। ये पूछा जाए व्यंजक चूर्ण का फॉर्मूला, इसका हो जाएगा CaOCl2। ठीक है ना। तो चलिए आगे चलते हैं कि चंद्रमा पर एक व्यक्ति के भार पर क्या असर होगा। तो ध्यान रखिएगा, यदि किसी व्यक्ति का भार पृथ्वी पर 60 न्यूटन है, तो चंद्रमा पर उसका जो भार हो जाएगा तो पृथ्वी के भार का 1/6 गुना होता है। अब समझिए 60 का 1/6 करिए, 60 का 1/6 करिए तो 10 कितना न्यूटन हो जाएगा, 10 न्यूटन। तो पृथ्वी के भार का 1/6 होता है। तो यदि पृथ्वी पर भार था 60 न्यूटन तो चंद्रमा कितना हो गया, 10 न्यूटन। इसका मतलब क्या होगा, घटेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला सवाल है लोहे का रासायनिक नाम क्या है। लोहा का रासायनिक नाम हो जाएगा Fe। ठीक है ना, Fe। और F जो होता है फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन हुआ, और आयोडीन हुआ, आयोडीन। और L कोई तत्व नहीं होता है। हाँ L आई रहता, लिथियम हो जाता, वही La हो जाता, लेक्टेनम हो जाता है। ठीक है ना। और क्वेश्चन यहाँ पे कुछ बनता है, ध्यान रखिए आप लोग कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। यदि आपसे पूछा जाए आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, घेना होता है। और यदि पूछा जाए कि Fe आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है, एनीमिया। ठीक है ना। चलिए, और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे ये सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, लिथियम हो गया, इतना नरम होता है जिसे हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं। तीनों जो है चाकू से आसानी से काट सकते हैं। यदि पूछा जाए आप लोगों से वो कौन सा धातु है जिसे हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, और ज्यादातर दिया रहता है सोडियम। और सोडियम को कहाँ रखते हैं, सोडियम को हम रखते हैं केरोसिन तेल में डुबा के। ध्यान रखिएगा, सोडियम को कहाँ रखते हैं, तो सोडियम को हम केरोसिन तेल में डुबा कर रखते हैं। केरोसिन तेल में डुबा कर रखते हैं। ध्यान रखिएगा, सोडियम को केरोसिन तेल में डुबा कर रखते हैं। और सोडियम का लैटिन नाम क्या होता है, नेट्रियम। ठीक है ना। उसी तरह Ag चांदी, Ag किसका है, Ag जो होता है किसका संकेत होता है, चांदी का। इसको बोलते हैं अर्जेंटीनम, इसका लैटिन नाम होता है अर्जेंटीनम। और यदि बोला जाए Au सोना का, Au हम बोलते हैं सोना के संकेत को। ठीक है, सोना का संकेत होता है Au बोलते हैं ओरम, लैटिन नाम होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल है समुद्र की सतह पर वायुमंडलीय दाब सर्वाधिक होता है। समुद्र सतह से ऊपर उठ जाने पर वायुमंडलीय दाब क्या होगा। जैसे मान लें सपोज करिए समुद्र का सतह है, ठीक है ना। तो समुद्र सतह जब यदि यहाँ की बात किया जाए, मान लीजिए इतना दूरी की बात किया जाए, तो मान लीजिए यहाँ पे क्या है, वायुमंडलीय दाब अधिक है। लेकिन बोला जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो वायुमंडलीय दाब क्या होगा, तो ध्यान रखिए वायुमंडलीय दाब क्या होगा, घटेगा। वायु जो कण होता है पृथ्वी के नजदीक होने से तो वहां पे गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है ज्यादा लगता है। लेकिन जैसे जैसे दूर होता है तो क्या होता है, कमते चला जाता है। जैसे
फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए चुम्बक ले लीजिए, चुम्बक जो होता है, और यहाँ पे ले लीजिए कोई धातु लोहा ले लीजिए, जितना हम नज़दीक रखते हैं उतना जल्दी खींच लेता है, जैसे जैसे हम दूर करते जाएंगे इसका बल क्या होगा यहाँ पे घटते जाएगा। इसीलिए आप हम बोल सकते हैं जब जब हम ऊपर जाते हैं, जितना दूर जाते हैं वायुमंडलीय दाब क्या होता है, घटते हुए चला जाता है। आइए यहाँ पे आगे देखते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कम हो जाता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, डैश विद्युत का सुचालक है। ये चारों में जो है कौन है जो विद्युत का सुचालक है। सुचालक मतलब समझिए, जैसे एक छोर से दूसरा छोर यदि विद्युत धारा चला जाए, जैसे मान लीजिए लोहा ले लीजिए, यहाँ पे नंगा तार सटा दिए, यदि यहाँ पे टच करें तो क्या होगा, करंट मारेगा। इसका मतलब क्या हुआ, धारा एक सतह से एक छोर से दूसरे छोर चला गया, उसी को हम बोलते हैं सुचालक। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तांबा क्या हो जाएगा, सुचालक हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन भी बनता है कि बताइए सबसे अच्छा सुचालक कौन हो जाएगा, चांदी, जिसको हम एजी बोलते हैं, चांदी हो जाएगा। लेकिन बोलेगा कौन सा धातु है, और धातु बात किया जाए, वह कौन सा वह धातु है इसमें करंट बहता है, तो ग्रेफाइट हो जाते हैं, ग्रेफाइट। हम जानते हैं वह धातु विद्युत का कुचालक होता है, लेकिन अपवाद में है ग्रेफाइट जो विद्युत का क्या है, सुचालक है। यदि हम पूछें कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला धातु क्या हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, पारा हो जाएगा, पारा, जिसको हम HG बोलते हैं। तो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला धातु कौन है, पारा। लेकिन बोलेगा वो धातु कौन सा है, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला वो धातु, तब बोलिएगा ब्रोमीन। ये चारों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आइए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब धातु को गर्म करते हैं तो धातु का घनत्व क्या होगा। जब कोई भी धातु को हम गर्म करेंगे तो धातु का घनत्व डैश हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, घटेगा और परिवर्तित रहेगा, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा घट जाएगा, ठीक है ना। यदि हम किसी धातु को गर्म करते हैं तो धातु के जो अंदर परमाणु होता है उसमें कंपन होता है, और कंपन होने से क्या होता है, धीरे धीरे दूर होने लगता है। इसका मतलब क्या होगा, घनत्व घट जाएगा। सपोज मान लेते हैं यहाँ पे 2 रूम है, और मान लीजिए दोनों सेम रूम है, मतलब यदि ये 10/12 कभी भी 10/12 ले लीजिए, ठीक है ना। यहाँ 10 आदमी है, 10 मैन है, और यहाँ ले लीजिए 50 हुए हैं, मतलब 10 को अधिक हो गया। यहाँ 10 आदमी है, यहाँ 50 हो गया। बताइए घनत्व ज़्यादा किसका होगा, इसका हो जाएगा, ठीक है ना, 50 वाले का हो जाएगा। लेकिन जब गर्म करते हैं ना तो क्या होता है, धीरे धीरे दूर होने लगता है, समझ रहे हैं ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, घटेगा। आगे देखते हैं। अगला सवाल है, पेनिसिलिन का खोज किसने किया था। तो पेनिसिलिन का खोज किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। पेनिसिलिन का खोज किसने किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। यदि पूछा जाए लुईस पास्चर ने क्या चीज का खोज किया था, ध्यान रखिएगा लुईस पास्चर के बारे में। इन्होंने पास्चुरीकरण का खोज किया था, और रेबीज और एंथ्रेक्स का खोज किया था। देखो पास्चुरीकरण और रेबीज जो होता है, रेबीज आप लोगों को पता होगा, कुत्ता काटने से क्या होता है, रेबीज होता है। क्या कुत्ता के लार में क्या होता है, रेबीज वायरस होता है, जिसके कारण क्या होता है, रेबीज। यही आगे चल के हाइड्रोफोबिया में बदल जाता है, जिसमें क्या होता है, पानी से डर लगने लगता है, ठीक है ना। यहाँ देखिए, तो पास्चुरीकरण का खोज किया था कौन, लुईस पास्चर ने, और एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीका का खोज किया था। यदि आप लोगों से पूछा जाए चेचक का टीका का खोज किसने किया था, एडवर्ड जेनर ने। और ल्यूवेन हॉक ने क्या चीज का खोज किया था, सूक्ष्म जीव का खोज किसने किया था, ल्यूवेन हॉक। इसका पूरा नाम है एंटोनी वॉन ल्यूवेन हॉक, ठीक है ना। और किसका खोज किया था, जीवित कोशिका का खोज किया था, जीवित कोशिका का। यदि पूछा जाए जीवित कोशिका का खोज किसने किया था, एंटोनी वॉन ल्यूवेन हॉक ने। लेकिन बोलेगा मृत कोशिका का खोज किसने किया था, वो क्या था, रॉबर्ट हुक। किसने किया था, रॉबर्ट हुक, जिन्होंने एक पुस्तक भी लिखा था जो इंपोर्टेंट है, द माइक्रोग्राफिया नामक पुस्तक लिखा था, ठीक है ना। आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है, बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है। बॉक्साइट जो है
किस धातु का अयस्क है? बॉक्साइट हो जाएगा एल्युमिनियम धातु का अयस्क, ठीक है ना। बॉक्साइट जो हो जाएगा एल्युमिनियम धातु का अयस्क हो जाएगा, और एल्युमिनियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 13 होता है। और कुछ ध्यान रखिए, जैसे लोहा के अयस्क, इसका 4 होता है, इसका ट्रिक है महल से, महल से, ठीक है। मॉस हो जाएगा मैग्नेटाइट, हॉस हो जाएगा हेमेटाइट, लॉस लिमोनाइट, और सीस हो जाएगा सीडेराइट। मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सीडेराइट, ये सभी जो है किसका अयस्क है? लोहा का। सबसे घटिया कौन होता है? सीडेराइट। और सबसे अच्छा कौन होता है? मैग्नेटाइट। अब देखिए कुछ और है, जैसे पारा का अयस्क। यदि पूछा जाए आपको बताइए पारा का अयस्क क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा सीनेवार हो जाएगा। वही पूछेगा सीसा का यदि पूछा जाए तो बोलिएगा गैलेना। ये सभी जो एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो लोहा पूछेगा मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सीडेराइट किसका अयस्क है? लोहा का। बॉक्साइट किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का। पारा का इसका हो जाएगा सीनेवार हो जाएगा, सीनेवार यहाँ पे हो जाएगा सीनेवार। और सीसा क्या हो जाएगा? गैलेना। आगे चलते हैं। साइंस यहाँ खत्म हुआ। अब देखते हैं जीके 15 क्वेश्चन है यहाँ पे। तो पहला क्वेश्चन, ऑस्कर पुरस्कार डैश के क्षेत्र में योगदान के लिए दिए जाते हैं। ऑस्कर पुरस्कार जो होता है किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? तो दिए जाते हैं सिनेमा के क्षेत्र में। लेकिन भारतीय सिनेमा के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? भारतीय सिनेमा के क्षेत्र पूछे तो याद रखिएगा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। और शिक्षा क्षेत्र में क्या जाता है? राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिया जाता है। संस्कृति के क्षेत्र में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। और चित्रकला के क्षेत्र में जो होता है, लिख देता है यहाँ पे, साहित्य अकादमी पुरस्कार। और शिक्षा क्षेत्र में दिया जाता है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार, जो कि प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को दिया जाता है, 5 सितंबर। और चित्रकला के क्षेत्र में इसमें दिया जाता है ललित कला पुरस्कार और पद्म पुरस्कार। इसके अंतर्गत भी होता है, जैसे पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण पुरस्कार होता है। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन था, ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कभी भारत का वित्त मंत्री नहीं रहा था? तो ध्यान रखिएगा, श्री कमलनाथ नहीं रहा था। श्री कमलनाथ जो है भारत के वित्त मंत्री नहीं रहा था। लेकिन अभी वर्तमान में कौन है? निर्मला सीतारमन। देखिए अगला क्वेश्चन है कि इंडिया गेट किस शहर में स्थित है? तो ध्यान रखिएगा, इंडिया गेट जो है वो दिल्ली में है। लेकिन वही बोलेगा गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया। तो गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? मुंबई में। लेकिन इंडिया गेट है तो कहाँ हो जाएगा? दिल्ली हो जाएगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, खिलाड़ी जीव मिल्खा सिंह का संबंध किससे है? तो ध्यान रखिएगा, गोल्फ से है। किससे है? गोल्फ से। क्योंकि ये जो है मिल्खा सिंह का बेटा है। मिल्खा सिंह को सब जानते होंगे, जो एथलीट था, दौड़ में जो है नंबर 1 पे था। मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख के भी नाम से जाना जाता है। फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? मिल्खा सिंह। इसी का बेटा कौन है? इसी का बेटा हुआ खिलाड़ी जी मिल्खा सिंह, जिसका संबंध किससे है? गोल्फ से। किससे है? गोल्फ से हो जाएगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि डैश भाषा केरल में बोली जाती है।
ये चारों में कौन सी भाषा केरल में बोली जाती है? तो मलयालम। कौन सा हो जाएगा? मलयालम जो हो जाएगा केरल में बोली जाती है। और आंध्र प्रदेश में तेलंगाना हो जाएगा तेलुगु। आंध्र प्रदेश में तेलुगु भाषा, गुजरात में गुजराती, और तमिलनाडु में तमिल भाषा। तमिलनाडु में तमिल भाषा बोली जाती है। आगे देखते हैं। अगला देखिए सवाल है, 2024 ओलंपिक खेलों का आयोजन डैश में किया गया था? कहाँ किया गया था? तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में। फ्रांस की राजधानी पेरिस में 2024 ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया था। पता है बीजिंग किसका राजधानी है? बीजिंग जो है चीन की राजधानी है। और मॉस्को किसका है? मॉस्को रूस का राजधानी है। मॉस्को। और रूस में संसद को क्या कहा जाता है? डाइट कहा जाता है। और रियो डी जेनेरो जो ब्राजील के राज्य का राजधानी रियो डी जेनेरो है। यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर? फ्रांस की राजधानी पेरिस। चलिए अगला सवाल है कि भारत में किस राज्य की उच्चतम साक्षरता दर है? तो देखिए पहले केरल था, अभी हो गया मिजोरम, ठीक है ना। 1 नंबर पे मिजोरम होगा और 2 नंबर पे कौन हो जाएगा? केरल। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? मिजोरम हो जाएगा, ठीक है ना। और यदि पूछा जाए केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज्यादा शिक्षित कौन है? लक्षद्वीप हो जाएगा, ठीक है ना। लक्षद्वीप कहाँ है? तो जस्ट केरल जो है, जैसे केरल है, केरल के यहाँ पे अरब सागर, इधर क्या है? अरब सागर, आपको पता होगा इधर अरब सागर है। तो लक्षद्वीप जो है अरब सागर में है, अरब सागर में। और भी 36 द्वीपों का समूह है, 36 द्वीपों का समूह। 36 द्वीपों का समूह कौन है? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप। यदि आप लोगों से पूछा जाए कि सबसे शिक्षित केंद्र शासित प्रदेश कौन है? लक्षद्वीप है। देखिए जस्ट केरल के बगल में है। और यहाँ कौन सा भाषा बोला जाता है? मलयालम। मलयालम, ठीक है। और कहाँ पे है? अरब सागर में। कितने द्वीपों का समूह है? 36 द्वीपों का समूह है। चलिए आगे देखते हैं। आगे सवाल है, भारतीय सशस्त्र सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर कौन होते हैं? तो ध्यान रखिएगा, थल सेना हो, जल सेना हो, वायु सेना हो, ये तीनों का जो कमांडर इन चीफ होता है वो होता है राष्ट्रपति, ठीक है ना। भारत के राष्ट्रपति। ये बात किसमें निहित है? आर्टिकल 53 में, अनुच्छेद 53 में ये बातें क्या है? निहित है, ठीक है ना। यह आंसर क्या हो जाएगा? भारत के राष्ट्रपति हो जाएगा। आगे देखिए, आगे सवाल है अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारत का नाम बताइए। तो वो था राकेश शर्मा। कौन था? राकेश शर्मा। लेकिन वही यदि पूछा जाए अंतरिक्ष में जाने वाला पहला उपग्रह, भारतीय का पहला उपग्रह जो था, उपग्रह कौन सा था? तब बोलिएगा आर्यभट्ट। आर्यभट्ट। लेकिन वही बोलेगा अंतरिक्ष में जाने वाला पहला जानवर कौन सा था? पहला जानवर कौन सा था? तो हो जाएगा लाइका। लाइका जो एक कुतिया थी, ठीक है ना। एक कुतिया थी, कौन? लाइका। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला जानवर। यहाँ पे क्वेश्चन क्या था? अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारत का नाम बताइए। क्या हो जाएगा? राकेश शर्मा हो जाएगा। आगे देखिए, अगला सवाल है, भारत के गृह मंत्री का नाम क्या है? तो ये भारत के जो गृह मंत्री है अभी अमित शाह है। अमित शाह। इन ऑप्शन में नहीं है, यहाँ से क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। और ये है एस जयशंकर प्रसाद, ये भारत के विदेश मंत्री है। विदेश मंत्री। विदेश मंत्री। अभी हम बात करें नितिन गडकरी का, ये क्या है? सड़क परिवहन मंत्री। सड़क परिवहन मंत्री। तो सड़क परिवहन मंत्री कौन हो जाएगा? नितिन गडकरी हो जाएगा। अगला सवाल है, अमरकंटक से किस नदी का उद्गम होता है? अमरकंटक जो चोटी होता है वहां से देखिए सोन का भी होता है और नर्मदा भी होता है। क्या कि नर्मदा जो निकलती है, नर्मदा ये पश्चिम की ओर बहते हुए, पश्चिम की ओर बहते हुए अपना जल अरब सागर में गिरा देती है। अरब सागर में अपना जल गिरा देती है। और इधर से निकलता सोन नदी। सोन नदी
सोन नदी इधर से निकल करके जो गंगा नदी है, गंगा नदी में आकर पटना के पास मिल जाती है। तो अमरकंटक के चोटी से नर्मदा नदी भी निकलती है जो पश्चिम की ओर बहती हुई अरब सागर में अपना जल गिरा देती है, और सोन नदी में निकल करके गंगा नदी में आके मिल जाती है, वो भी पटना के पास। यहाँ पे दोनों हो जाना चाहिए, सोन भी होगा और नर्मदा भी हो जाएगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, भारत और चीन को कौन सी रेखा विभाजित करती है? यहाँ पे हो जाएगा मैकमोहन रेखा। भारत और चीन के बीच जो रेखा है उसको क्या बोला जाता है? मैकमोहन रेखा। यदि हम बात करें भारत और पाकिस्तान के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा रेड क्लिफ रेखा, ठीक है ना। भारत पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ रेखा। यदि हम बात करें, ये दिख रहा है 17वीं पैरेलल लाइन, ये किसके बीच है? ये जो है उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच, यदि आपसे पूछा जाए उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच कौन सा रेखा है? 17वीं पैरेलल लाइन। पैरेलल होता है तो क्या होता है? समांतर रेखा। यदि वही पूछेंगे, बताइए 38वीं समांतर रेखा किसके बीच है? 38वीं जो है ये है उत्तरी कोरिया, मतलब नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच कौन सा रेखा है? 38वीं समांतर रेखा। 49वीं समांतर रेखा किसके बीच है? ये हो जाएगा यूएसए और कनाडा के बीच, यदि हम बात करेंगे भारत और श्रीलंका के बीच, भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा लाइन है? ये हो जाएगा पाक जल डमरू मध्य, पाक जल डमरू मध्य, ठीक है। ये सभी जो है इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, देखिए आगे क्वेश्चन है कि भारत में लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, आयरन मैन के नाम से जाना जाता है। और ध्यान रखिएगा, वल्लभ भाई पटेल को सरदार उपाधि मिला था बारडोली आंदोलन जो हुआ था उसके सफलता के बाद ही मिला था, ठीक है ना। और मोहनदास करमचंद गांधी, जिसे हम क्या बोलते हैं? महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को। इसीलिए प्रत्येक वर्ष जो है 2 अक्टूबर को मनाते हैं अहिंसा दिवस, ठीक है ना। इसका मेन हथियार क्या था? महात्मा गांधी का मुख्य हथियार क्या था? इसका मुख्य हथियार था सत्य और अहिंसा। और इसके पिताजी का नाम क्या था? करमचंद गांधी। इसके माता का नाम पुतली बाई। इसके पत्नी का नाम क्या था? कस्तूरबा गांधी। इसका शादी जो 13 वर्ष की उम्र में हो गया था, ठीक है ना। यदि इसके बारे में बात करें कि बहुत सारा आंदोलन भी किया था। ऐसे पहला आंदोलन चंपारण सत्याग्रह किया था, बिहार में चंपारण सत्याग्रह किया था। चंपारण सत्याग्रह कब किया था? 1917। इस सभी जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट है। चंपारण सत्याग्रह किया था 1917 में। वो भी कौन बुलाया था? मतलब इनवाइट किसने किया था? राजकुमार शुक्ल ने किया था, ठीक है ना। और बिहार आके देखा तो जो जितना बताया नहीं था उससे भी ज़्यादा हालत खराब था, क्या वहाँ 3 कठिया प्रणाली था। 3 कठिया का मतलब होता है 20 कट्ठा में 3 कट्ठा पे नील की खेती करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। उसके बाद जो है गुजरात में खेरा आंदोलन किया, खेरा आंदोलन और मिल मजदूरों के द्वारा भी आंदोलन किया गया था, वो भी 1918 में ही था, 1918 में। और सहयोग आंदोलन ये किया था 1920 ईस्वी में। फिर किया सविनय अवज्ञा आंदोलन ये किया था 1930 ईस्वी में। फिर किया भारत छोड़ो आंदोलन ये किया था 1942 ईस्वी में, ठीक है ना। ये सभी ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखिए अबुल कलाम आजाद, जिसे मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। और ये जो सरदार वल्लभ भाई पटेल, गुजरात में इसका
सबसे दुनिया का सबसे ऊंचा स्टेच्यू है जो कि 182 मीटर ऊंचा है, 182 मीटर ऊंचा है। वो कहाँ है? नर्मदा नदी, गुजरात में नर्मदा नदी पर है। और यदि द्वीप पूछेगा तो साधु बेट द्वीप पे है, साधु बेट द्वीप, साधु बेट द्वीप पे है। जिस तरह मुंबई किस द्वीप पे बसा हुआ है? तो सालसेट द्वीप पे बसा हुआ है। और लेकिन ये बोलेगा, बताइए सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो स्टेच्यू है वो कहाँ पे है? तो साधु बेट द्वीप पे है। ये गुजरात के क्या ये नाम है? केवड़िया, ठीक है ना, गुजरात के केवड़िया में नर्मदा नदी पर और साधु बेट द्वीप पर स्थित है, जो दुनिया से ऊंचा है। कितना ऊंचा है? 182 मीटर ऊंचा है। चलिए आगे चलते हैं। आगे सवाल है, विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पे स्थित है? कहाँ हो जाएगा? कोलकाता में हो जाएगा। और लास्ट सवाल है कि भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य हो जाएगा असम, और 2 नंबर पे हो जाएगा वेस्ट बंगाल के नाम जानते हो, दार्जिलिंग, ठीक है ना, यहाँ हो जाएगा। तो बताइए आप लोगों को क्लास कैसा लगा? और आप लोगों के लिए हम एकदम पूरा खड़े हैं, आप लोग तैयारी करिए। और जिस चीज़ का जरूरी होगा तो यूट्यूब पे आके कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए क्या चीज़ का आपको जरूरी है। बाकी बात जो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।